अब आ रही है जी? ओके। अच्छा भाई, अब ये बता दो कि जो एक सवाल दिया था होमवर्क, उसमें 3-4 बच्चों ने तो मुझसे सोल्यूशन मांगा था, आई थिंक बाकी ने देखा भी नहीं है उसको। चलें जी, आप लोगों ने किया था, बेहतर है। एक मिनट, वो टैब खोल लूं। एक मिनट रुकना जी। अच्छा, पहले ये बता दो, ग्रुप के ऊपर आपके पास क्या सवाल आ गया जो मैंने भेजा है अभी? यार ये पंखा बंद कर दियो उसको। माइल। सारी चेपियां इन्होंने यहीं लगाई हुई हैं। थैंक यू यार। अच्छा भाई, डेफर्टेक्स। अब एक एक करके देख लेते हैं, मुझे जल्दी से एक एक करके रीजन दे दो, क्योंकि एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ऑनलाइन वाले, आप बता सकते हैं और यहाँ पे भी जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी। तुम बता दो पहले कि हम डेफर्टेक्स कैलकुलेट क्यों करते हैं। गलत। दिस इज नॉट नेसेसरी कि टैक्स के हिसाब से कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो। एक एक करके पूछता हूँ। हाँ, ये सही जवाब है कि सर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो आईएफआरएस के हिसाब से होता है। टैक्स वाला कहता है कि मेरा मेरा टैक्स है तो प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से ही होगा, यानी वो कुछ चीजें मानेगा, कुछ चीजें नहीं मानेगा। पर अभी भी ये सवाल गलत है बेटा। वॉइस बिल्कुल सही आ रही है सबको, ये बात सिर्फ तुम्हारे यहाँ मसला है। अभी मैंने बिल्कुल सही की हुई है ये। ओके जी, इधर। अब समझाने की बात यह है और समझने की बात यह है कि भाई, मैंने आपसे ये तो सवाल किया ही नहीं था कि करंट टैक्स क्या होता है। मैंने आपको कहा था डेफर्ड टैक्स क्या होता है। सवाल है ना। मैं कह रहा हूं अगर ये एमसीक्यूज में आ गया और एमसीक्यूज में आपने कोई भंड मारा तो उसको तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने तो जो जवाब दिया मुझे वो ये था कि सर करंट टैक्स क्यों निकलता है। बात समझ रहे हो? आपका जो जवाब था वो किस पे था? करंट टैक्स पे था। देखो, मैंने आपसे पूछा कि भाई डेफर्ड टैक्स क्यों निकलता है, आपने मुझे जवाब क्या दिया? क्योंकि हमारी इनकम अलग होती है, टैक्स वाले की इनकम अलग होती है। तो जो टैक्स वाले की इनकम अलग होती है वो टैक्सेबल इनकम होती है, उसके ऊपर कौन सा टैक्स निकलता है? करंट टैक्स, जो कि मैं पे करूंगा किसको? टैक्स अथॉरिटीज को। ऐसा ही है, ये तो करंट टैक्स की बात हो गई ना। कोई आपसे ये पूछे कि भाई डेफर्ड टैक्स क्यों निकलता है, तो आप ये बोलेंगे कि कुछ, अब देखो बिल्कुल सुकून से समझते हैं इस बात को। आप डेफर्ड टैक्स का जवाब ये देंगे। अब देखो, एक बच्चे ने ये रटा लगाया हुआ है, अब्दुल बासित अहमद है, फ्यूचर का प्रॉक्सी टैक्स। अगर अल्लाह ना करे मैंने इंटरव्यू लिया तुम लोगों का और तुम टकरा गए मुझे इसमें, और किसी ने मुझे ये कह दिया कि ये प्रॉक्सी टैक्स है, भाई ये कहने के लिए क्लास की हद तक सही है, बट असल में इसके जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये नहीं है। भाई आप डेफर्ड टैक्स सिर्फ इसलिए निकालते हो क्योंकि एक इनकम आईएफआरएस के हिसाब से इस बार टैक्स होनी चाहिए थी, टैक्स वाला कहता है मैं आगे जाके टैक्स करूंगा। तो ये एक डिफरेंस आ गया जिसको मैं कहता हूं टैक्सेबल डिफरेंस, जिस पे टैक्स बनता इस साल है तो चार्ज भी किस साल करूंगा? इस साल। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है मेरे और टैक्स के बीच में जिसको मैं कहता हूं टेम्पररी डिफरेंस, और वो टेम्पररी डिफरेंस भी होता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। बात क्लियर है? पहली चीज तो मैंने ये सिखा दी। अब दूसरी की बात करते हैं। फिर मैंने ये कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक एक्सपेंस तुम्हारे हिसाब से, लेट से मैंने कहा कि भाई तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 100 रुपए का, सही है। टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में 100 का नहीं 70 का है, तो 30 उसने ऐड बैक करवा दिया। तो भाई तुम्हारे हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से, वो सेविंग किस साल की है? इस साल की। उस पर टैक्स की बचत भी कब होनी चाहिए? इस साल। तो टैक्स वाले ने तो टैक्स चार्ज कर लिया ना, तो उस बचत को रिकॉग्नाइज करने के लिए तुम बुक करते हो डेफर्ड टैक्स इनकम। तो तुम्हें कहना ये चाहिए कि भाई व्हाई वी कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स, तो तुम बोलोगे कुछ अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स बनता है इस साल है, टैक्स वाला बोलता है कुछ सेविंग बनती है इस साल है, बोलता है अगले साल ले लेना।
तो उसी चीज को IFRS के अकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या चार्ज करते हैं, डेफर्ड टैक्स, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो। सही है जी। अब जो सवाल बनाया है मैंने, वो सवाल है ऐसा कि उसमें जिंदगी की हर चीज है, मतलब एक सवाल आप करें आपके बेंचमार्क है, वो आपका सब रिवाइज हो जाएगा। सही, जिसमें बैलेंस शीट भी है और PNL भी है। सही है जी। पर वो करने से पहले हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट का रिविजन। भाई पहले बताओ यहाँ तक कोई मसला? ये तो पहले डेफिनेशन दुरुस्त की मैंने कि ये सही हो गई। हाँ जी, जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, कोई मसला? बेहतर है, ओके जी। आगे अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? जो आगे जाके सेटल, गिव एनी एग्जांपल। पेनल्टी एक्सपेंस, पर पेनल्टी एक्सपेंस भी आधी बात कर रहे हो। लीगल पेनल्टीज, एग्जाम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या मुझे टैक्स आना चाहिए, मैंने कहा नहीं, टैक्सेशन तो मैं नहीं आनी चाहिए, डेफर्ड टैक्सेशन आनी चाहिए। यानी वो तुम्हें सवाल में बता देगा कौन सी इनकम मानी जाती है, कौन सी नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ उसकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन आनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। चलिए जी, ये हो गया एक बात। अब समझने की बात, सर आपने जैसे ही ये समझ लिए बेसिक बेसिक क्राइटेरिया, तो मुझे एक एक करके ये बताओ, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे डेफर्ड टैक्स आता है? और सोच के क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे आता है? अच्छा जी, क्यों? टैक्स वाला नहीं मानता, एक्सपेंस को नहीं मानता, या सिर्फ प्रोविजन के एक्सपेंस को नहीं मानता, राइट ऑफ को मानता है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, हम तो यूं याद करते हैं ना कि अकाउंटिंग के अंदर भी हम खाली बातें कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहा मैं। सही है, खाली यहाँ पे सवाल कॉपी होगा, अभी सिर्फ बातें हैं। सही है जी। क्या हम ये कह सकते हैं, अच्छा देखो रोहान कह रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, अभी मैं तुम्हें गलत प्रूफ करूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी आ सकता है। ये रट्टा लगाओगे ना, मर जाओगे पेपर में। एसिड आएगा, तुमने ये पंच लाइन बना दिए, बैड डेट्स होगा तो एसिड आएगा। ओ भाई, बाज औकात रिकवरी भी होती है, तो उस केस में बैड डेट एक्सपेंस जो फॉर द ईयर होता है ना, वो कम होता है और राइट ऑफ ज्यादा होता है, तो यहाँ पे केस अलग है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बैड डेट एक्सपेंस टोटलिटी में ज्यादा होता है, क्योंकि वो दो चीजों का सम होता है, प्रोविजन और राइट ऑफ का। बाज औकात होता है राइट ऑफ माइनस रिकवरी। तो भाई ये दोनों चीजें आपने ख्याल रखनी है। नहीं रोहन, नॉर्मल केस नहीं, अभी हम बिल्कुल फाइनल रिवीजन कर रहे हैं मेरी जान। अभी हमें बिल्कुल ये कंक्लूड नहीं करना कि डेफिनेट एसेट है लायबिलिटी है। सही है ना, ये बिल्कुल कंक्लूड नहीं करना भाई। आपने तो लॉजिकली चलना, आप बोलेंगे सवाल में देख के बताऊंगा क्या एसेट है या लायबिलिटी है। चलिए जी, अब बात समझ आ गई। चलो मुझे बताओ, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हम बैड डेट एक्सपेंस पर डेफर्ड टैक्स बुक करते हैं, आगे जाके सेटल कैसे होगा, हाउ दिस इज टेम्पररी डिफरेंस, तो मुझे बता देना, मजा आ जाएगा। मैं एग्जामिनर होता मैं ऐसे ही सवाल बनाता, मैं बोलता भाई एक कैलकुलेशन तो आती है ना, ये तुमको यहाँ पे सवाल ये है मेरा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को क्लियर कर दीजिएगा आज की क्लास में, ओके कर देंगे क्लियर। आगे मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ ये जानना है कि भाई बैड डेट एक्सपेंस पे यानी प्रोविजन पे व्हाई डू यू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स, ये टेम्पररी डिफरेंस कैसे है, मुझे ये प्रूव करो। मैंने उनसे पूछ लिया, जो वो बोलेंगे हाँ मैं वो खा लूंगा, पर हाँ जो बोलेंगे वो खा लूंगा, अभी अभी काम है। चलो इनका एक सवाल आया, इनका सवाल बोल रहा हूँ जवाब आया। आगे जाके जब वो राइट ऑफ होगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, आगे जाके जब वो राइट ऑफ होगा तब वो एक्चुअल में क्लेम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं हो राइट ऑफ, तो क्या कर लोगे? नहीं हो ना, क्यों रिवर्स करोगे बेटा? एक चीज सीख लो, अभी भी मान लो कि रट्टा लगाया हुआ है, सिंपल, परमानेंट नहीं होगा जानी। देखो मैं क्यों इसको टेम्पररी डिफरेंस कहता हूँ, आगे जाके दो तरीके से सेटल होगा, दो तरीकों से, प्लीज सुनना यार, दो तरीकों से। या तो आगे जाके वाकई में राइट ऑफ हो जाएगा, या तो रिकवर हो जाएगा। राइट ऑफ होगा तब भी डिडक्शन मिल जाएगी, रिकवर होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। बात समझ आई? दो चीजें हैं। देखो या तो आगे जाके बच्चों क्या हो जाएगा, राइट ऑफ, तब डिडक्शन मिल जाएगी, या तो आगे जाके राइट ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जब प्रोविजन रिवर्स होगा तो वो अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स के रिवर्सल के दो रीजन हैं, या तो एक्चुअल राइट ऑफ
या तो रिकवरी। बात समझ आ रही है? देखो ये लॉजिक्स है इसके पीछे कि भाई क्यों टेम्पररी डिफरेंस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो लॉजिक्स पे आ गया तो वो ये पूछ सकता है। एमसीक्यूज में नहीं पूछ सकता कि यार तुम बोलोगे भाई ये तो थ्योरी है, ओ भाई थ्योरी तो लिखी हुई तो नहीं है ना, ये तो लॉजिक है। कि वो तुमसे पूछेगा, तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करेगा कि भाई इसको पता है, ये तो हर टीचर ने ये तो बता दिया कि टेम्पररी डिफरेंस है। तो भाई आगे ये भी तो बताना कि क्यों टेम्पररी डिफरेंस है, कि आगे जाके राइट ऑफ होगा या तो रिकवर होगा। चलो जी सर, ये भी साइड में लगा दिया, ये भी रिवाइज हो गया, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हूँ, अप्लाई तो अभी करेंगे इसमें। सही है जी। अभी मैं पीएनएल अप्रोच पे हूँ, बैलेंस शीट को भी टच नहीं किया। चलें जी, दूसरी चीज लीज का भी कुछ बता दूं, मुझे कुछ लग रहा है कि डिफरेंस होता है। ऐसा ही है। अच्छा, जो लीज है हमारे हिसाब से हर लीज फाइनेंस लीज है। मेक सेंस? चलिए जी, हमारे हिसाब से जब हर लीज फाइनेंस लीज है तो टैक्स वाला कहता है वो से किसको मानता है? मतलब रेंटल्स को, मतलब पेमेंट्स को। ऐसा ही है। चलो एक बात का जवाब दो, हमारे और टैक्स वाले के बीच में जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस है। रीजन? हाँ, ये दोनों की बात सही है सर, टोटल पेमेंट्स तो वही होंगी, समझिएगा मेरी बात, टोटल पेमेंट्स तो वही होंगी। लेट से अगर मैंने रेंटल, अच्छा ये बहुत सुकून से समझना, इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो हाथ क्या पूछना, मैंने लीज में बड़े अच्छे से बताया था। ये लीज में याद करो, मैंने प्रूव किया था कि पीएनएल में दोनों चार्ज होते हैं। याद करो, ऐसा कुछ बताया भाई, खुदा के वास्ते अजीब से मुंह नहीं बनाओ, मैंने बताया था कि लीज के अंदर दोनों एक्सपेंस चार्ज होते हैं, पर एक का तरीका अलग है, दूसरे का तरीका अलग है। समझिएगा मेरी बात। मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों जब आप रेंटल की पेमेंट करते हैं, जो रेंटल निकालते हैं, तो रेंटल के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ऐसा ही है। अच्छा, पहले मैं फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूँ, पहले मैं। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आपका प्रिंसिपल राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में डेप्रिशिएट हो रहा होता है? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है ना? हाँ भाई ऐसा है, जल्दी बताओ यार, ये बिल्कुल लॉजिकली चलना है, इसमें कोई भी हल्का सा भी कंफ्यूजन हाथ के हाथ पूछता। भाई मैं कह रहा हूँ, आपके पास लीज के अंदर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, वो डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस जा रहा होता है। और इसके अलावा इंटरेस्ट पीएनएल में जा रहा होता है, जो प्रिंसिपल के ऊपर होता है, जो प्रिंसिपल के ऊपर होता है। चलो जी, ये तो हो गया फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग एज पर लेसी। हाँ, एक और बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें सिर्फ रेंटल है। रेंटल भी तो दो चीजों का होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और, अच्छा यानी फाइनेंस लीज में राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और इंटरेस्ट की बात करो, ये भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। और इटसेल्फ पूरा रेंटल भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, पर दोनों की टाइमिंग में फर्क है। किसी साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, किसी साल में रेंटल ज्यादा है या कम है। वो अल्टीमेटली आगे जाके जब लीज लायबिलिटी जीरो होगी तो वो रेंटल्स भी क्या हो जाएंगे? जीरो। तो आगे जाके वो सेटल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको कौन सी लीज कहते हैं? ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का डिफरेंस। बट वो कौन सा डिफरेंस है, परमानेंट या टेम्पररी? क्योंकि आगे जाके सेटल हो जाएगा। भाई यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, अब नुमान, अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर रही है, ये कोई बीच में नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं, एक कंपनी ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर रही है तो क्या कोई डेफर्ड टैक्स आएगा? भाई अगर मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग भी ऑपरेटिंग लीज पे हो रही है, टैक्स वाला भी ऑपरेटिंग लीज कह रहा है, तो इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं। अली, अली जल्दी बता। बच्चे कह रहा नो, मैं आपको गलत प्रूफ करता हूँ। हम अकाउंटिंग में एवरेज पे जाते हैं, एग्जाम में घुमाएगा वो। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। देखो, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, एवरेज रेंटल्स। हर साल रेंटल अलग होता है, एवरेज अलग होता है ना, और एवरेज डाउन पेमेंट की वजह से अलग होता है, या और भी कोई पेमेंट हो सकती है। तो समझने की बात यह है कि वहां पे, कहाँ पे, टैक्स में, वो रेंटल की पेमेंट को मान रहा होता है, हम एवरेज को मान रहे होते हैं। ये भी टेम्पररी है क्योंकि आगे जाके वो रिसीवेबल या प्रीपेमेंट या वो क्रॉस होकर जीरो हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं इवन दो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीज हो तब भी टेम्पररी डिफरेंस आ सकता है? तो ये बात याद रखना। सही है जी। तो हमने लीज में ये चीजें सीख ली, फाइनेंस और ऑपरेटिंग भी टेम्पररी है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग भी टेम्पररी है। ऐसा ही है। चले आए लेसर के हवाले से बात करते हैं थोड़ी सी।
जब इतना डिस्कशन हो रहा है तो लेसर को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, लेसर को देखने का तरीका ये है कि जो हमारा टैक्स वाला है वो लेसर के हवाले से क्या चीज अलाउ करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेसर को, और एक चीज पे टैक्स भी, रेंटल को इनकम मानेगा और डेप्रिसिएशन को। ये तो हो गई किसकी कहानी, लेसर की, टैक्स वाले की। ओके, अकाउंटिंग में क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, ये भी टेम्पररी डिफरेंस है, आगे जाके खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। चलें जी, वेरी गुड। और इसका भी ऑपरेटिंग हो तब भी टेम्पररी डिफरेंस है, वो भी आगे जाके सेटल हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलें जी, इसके बाद सर जब हमने ये कर लिया तो अब आते हैं हल्की फुल्की बैलेंस शीट पर। सही है जी, आए मैं आपसे एक एक करके यहाँ पे पूछता हूँ। अच्छा भाई, बैलेंस शीट अप्रोच में मैं जिससे पूछूंगा वो बताता रहेगा भाई। स्क्रीन नहीं आ रही, ओके जी, अब आ जाएगी जानी, ये रही, सही है, आ गई स्क्रीन आ गई, ओके। अच्छा भाई, अब अली ये बता दे, पीपी की बात कर रहा हूं मैं, सही है जी, टैक्स बेस मेरी कम कैसे हो सकती है, पहले इसका जवाब दो। ऑनलाइन वाले से बता सकते हो, अली तुम बता सकते हो। ये 1 मिलियन है और वो 8 लाख रुपीज है, टैक्स बेस कम कैसे हो सकती है, डेप्रिसिएशन तो वो भी बुक कर रहा है अकाउंटिंग में, हाँ वो अलग रेट पे कर रहा होगा, टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। चलो ये बात इसने बता दी। अली अब एक और बात बता दे, जो गेम जिंदगी यहीं पे तो आके खत्म होती है, कि इसका डिफरेंस आ गया 2 लाख रुपए का, सही है, ये डिफरेंस फॉर द ईयर का आज तक का है, प्लीज कोई और नहीं बोलेगा। एजेट का है, बैलेंस शीट यूज की है, ये आज तक का है, सही जी। अब एक और बात अली, जब इतना बता दिया है तो एक और मेहरबानी कर, ये जो डिफरेंस आया है आज तक का आया है, तो इसके ऊपर जो मैं परसेंटेज लगा के अमाउंट निकालूंगा वो डेफर्ड टैक्स इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, या एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, प्लीज कोई और नहीं बोलेगा, इसको बताने दो, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। मैं तो ऐसा ये नहीं पूछ रहा कि एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो तो इसके बाद सवाल है। मैं पूछ ये रहा हूं कि एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, ये बताओ। एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट, दोनों में से चूज कर ले। एक्सपेंस इनकम ऑप्शन 1, लायबिलिटी एसेट ऑप्शन 2, 1 या 2 ऑप्शन, प्लीज जल्दी सोच के अली। पवन, एसेट लायबिलिटी या इनकम एक्सपेंस, बैलेंस शीट अप्रोच है तो उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे, और क्लोजिंग बैलेंसेस का मतलब है या तो एसेट लायबिलिटी, बात क्लियर है। चलें जी, वेरी गुड, आगे। अब पवन सोच के, बल्कि नहीं तू बताएगा, एक तू बताएगा और मैं लॉजिक भी पूछूंगा इधर, तुम बताओगे, सही है। ये डिफरेंस आ रहा है, एक तो भाई इसने बता दिया, इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि एसेट लायबिलिटी आएगा। अच्छा एसेट लायबिलिटी तो आएगा, मुझे बताओ एसेट बुक करूं या लायबिलिटी, जो जवाब देगा तो उसको प्रूव भी करेगा, जल्दी। लायबिलिटी बुक करेंगे, प्रूफ करो उसको लायबिलिटी क्यों, 1 मिनट बताने दो उसको। मैंने अपनी डेफर्ड टैक्स की क्लासेस में जिंदगी इस पे लगाई थी। मैं बोल रहा हूँ देखो, तुमने पहले ये डिसाइड कर लिया लायबिलिटी है एसेट है, मैंने बोला हाँ भाई एसेट लायबिलिटी में से कुछ बुक होगा। अब मैं मेरा सवाल सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूँ या एसेट बुक करूँ, जो भी बुक करूँ तो क्यों बुक करूँ,
एक मैं इसको बताने दो, टैक्स का एक्सपेंस ज्यादा है, यहां तक सही है, आगे तुमने बीच में से जो कुछ चीजें बोलने की थी वो खा गए नुमान। अच्छा भाई, एक इसने जवाब दे रहा है नुमान, मैं सबको बता रहा हूँ, नुमान ये कह रहे हैं कि सर टैक्स में एसेट कम है तो वहां पे पूरा बोलना है, आज तक एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है। कहां पे ज्यादा बुक हुआ है? टैक्स में। तो टैक्स वाले की टैक्सेबल इनकम आज तक बनिस्बत अकाउंटिंग के कम रही है, ऐसा ही है। तो टैक्स वाले ने आज तक मुझसे टैक्स भी कम चार्ज किया है, पर अकाउंटिंग में टैक्स होना चाहिए होता है ज्यादा। तो आज तक रिकंसाइल करने के लिए मैंने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि भाई यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तूने बोला सही, बट बीच में से तूने जो चीजें बोलने की होती है ना वो कटा दी। सही है, चलो जी। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई 30% का रेट है तो ये कितना आ गया? 60,000 रुपये। बात क्लियर है? चलें जी, अब देखते हैं कि आगे क्या सीन है। ये मैंने कहा, ये मैंने बैलेंस निकाला 31 दिसंबर 2019 पे। सही है, मैंने कहा अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 पे। मैंने कहा सर ये हो गया 5 लाख और ये हो गया 7 लाख। हाँ जी इस्माइल बताओ, इस पे डिफरेंस आ रहा है मेरा, बल्कि इसको हम कर लेते हैं 9 लाख। तो ये हो गया, हाँ तो लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। आगे जी बताएं। टैक्स का एसेट अगर ज्यादा है, आज तक का डेप्रिसिएशन कम हुआ होगा, सही है, और टैक्सेबल इनकम ज्यादा रही होगी, तो टैक्स भी अकाउंटिंग वाला बोलता है भाई हमारे हिसाब से होना ज्यादा, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए इनकम बुक हुई होगी, और इनकम के अगेंस्ट में एसेट। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर 30% लगाया तो कितना आया? 1,20,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट, और ये थी डेफर्ड टैक्स। मैं तुमसे पूछूं फॉर द ईयर का क्या आएगा? फॉर द ईयर की जब बात करूंगा ना तो एसेट नहीं बोलेगा कोई, इनकम और एक्सपेंस बोलेगा। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि 1,80,000 की डेफर्ड टैक्स इनकम आएगी, क्योंकि पहले उस लायबिलिटी को रिवर्स करेगी और फिर बाकी और इनकम को बुक करके वो एसेट में कन्वर्ट कर देगी। कितने के? 120 के। क्योंकि देखो सवाल में वो फॉर द ईयर भी निकालने को बोल सकता है ना। बात क्लियर है? चलिए जी, गुड। आगे अब वो पास पेपर की एडजस्टमेंट्स गोली की तरह रिवाइज करवाता हूं, आ जाओ जी। मैंने ये कहा कि भाई हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस, बहुत सुकून से सुनिएगा ये बात, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अब तक बिल्कुल सही जा रहे हो। अक्रूड एक्सपेंसेस 2019 के 2 लाख है, और 2018 के सर हमारे पास थे 290। अब मुझे बताओ कि मैं फॉर द ईयर में टैक्सेबल डिफरेंस है या डिडक्टेबल डिफरेंस है? हाँ हाँ, डिडक्टेबल है। चलो जी, ओके, प्रूफ करो उसको। नहीं, पहले मैं ये नहीं सोचूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, समझिएगा सोचने का तरीका, इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ओपनिंग लायबिलिटी अगर मेरी ज्यादा है और क्लोजिंग लायबिलिटी मेरी कम है, दिस मीन्स, या बहुत सुकून से समझना, दिस मीन्स कि मैंने 90,000 रुपए
पिछले साल का सेटल किया है। नहीं आई बात समझ? देखिए मैं कह रहा हूं फॉर द ईयर में कुछ भी हुआ हो, मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई ओपनिंग के मुकाबले में अगर मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी कम है तो मैंने पिछले साल के पैसे इस साल क्या किए हैं, पे किए हैं। अच्छा जब मैंने पिछले साल के मुकाबले में जानी इस साल पैसे पे किए हैं या सेटल किए हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने अकाउंटिंग के लिहाज से, इसमें किसी भी कंफ्यूजन हो भी हाथ क्या पूछना, क्या मैं कह सकता हूं मैंने अकाउंटिंग के लिहाज से 90,000 2018 में बुक किए होंगे। अकाउंटिंग के लिहाज से 90,000 का एक्सपेंस मैंने कब बुक किया होगा, 2018 में, क्योंकि मेरा अक्रूवल में आ रहा था। अब जब मेरा ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग कम हुआ है, इसका मतलब यह है बच्चों के मैंने अपनी लायबिलिटी को सेटल किया है, कोई एक्सपेंस बुक। पर आपको नहीं लगता कि टैक्स वाला बोलता है मैं किसको मानता हूं, कैश बेसिस को, तो वो मुझे इस साल 90,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन देगा। कि ये बात मानते हो? वो 90,000 की मुझे इस साल एडिशनल डिडक्शन देगा, ऐसा ही है। तो इस वाले डिफरेंस पे मैं जो बुक करूंगा वो करूंगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। फॉर द ईयर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर द ईयर की। तो आपने पास पेपर में ये 100% देखा होगा ऐसी एडजस्टमेंट, जिसमें उसने अक्रूड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था और आपको उसने कहा था फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स निकाल के दो। तो फॉर द ईयर के प्रॉफिट में तुमने ना तो 290 की एडजस्टमेंट की होगी ना तो 2 लाख रुपए की, तुमने एडजस्टमेंट कितने की होगी, 90,000 रुपए की। और ये 90,000 बच्चों ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने पिछले साल की पेमेंट कुछ इस साल सेटल की है, तो अकाउंटिंग के लिहाज से उसकी एंट्री ये बनी होगी लायबिलिटी डेबिट और कैश, जबकि टैक्स वाले ने बोला होगा एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अकाउंटिंग के लिहाज से तो वो एक्सपेंस नहीं है, पर क्या टैक्स के लिहाज से है, तो उसने क्या किया होगा, इसको माइनस करवा दिया होगा। बात क्लियर है? पक्की बात है, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो। सेट हो गया जी ये? अच्छा भाई, अब इसके बाद हमने कहा कि सर ये भी देख लेते हैं। हाँ भाई, ये तो वो सारी चीजें हैं जो मैं शॉर्टकट में रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं पास पेपर्स ही रिवाइज हो रहे हैं ना, तो इसको मेरे सवाल पे अप्लाई करके दिखा देना मुझे, अगर हो जाए तो अप्लाई। सही है? इधर भाई ये कालिस्तानी हुई हुई है कुछ, सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा फेस शो नहीं हो रहा बेटा, तू ये काम की चीज देखना, मेरे को क्या देख रहा है इधर। मुझे एक बात बताओ जल्दी से कि सर 5 लाख रुपए का क्लोजिंग है, ओपनिंग था 350 का, तो पवन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लीज पवन बताएगा, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। एक्सपेंस हुआ कम और कैश पे किया ज्यादा, क्या पवन सही कह रहे हैं? पक्की बात है? अच्छा यानी पवन ये कह रहे हैं, देखो पहले तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो यार ये मतलब ये मुझे ना बहुत बुरा लगता है ये कि यार रट लगा लेते हो। भाई पहले लॉजिक तो बताओ पीछे। भाई अगर बैलेंस शीट P&L साथ आ गया ना, वहां मर जाओगे। तो पहले ये डिस्कस तो करो, जैसे पवन ने कहा कि भाई इस वाले केस में पैसे गए हैं ज्यादा, एक्सपेंस हुआ है, ये एविडेंट कैसे है समझो, क्योंकि मैं जितना ज्यादा पे करूंगा उतना मेरा एसेट। अब मुझे बात सुनो ना, ओपनिंग अगर 350 था जानी, ओपनिंग अगर 350 था, तो मैंने फॉर द ईयर इतने पैसे पे किए होंगे कि एक्सपेंस के बाद भी बच गए, एक्सपेंस के बाद भी बच गए। तो आपको पहले बताओ ये माइंड मैपिंग समझ आ रही है ना? तो मैपिंग ये है कि भाई मैंने जानी पैसे पे किए हैं ज्यादा और एक्सपेंस जो भी है वो कम है, पर ओपनिंग क्लोजिंग का प्रीपेड का डिफरेंस यही तो बता रहा है कि कितने ऐसे पैसे हैं जो तुमने इस साल के एक्सपेंस के मुकाबले में ज्यादा पे किए हैं, जो क्लोजिंग में जमा हो गए, जो क्लोजिंग में, और जो एक्सपेंस के मुकाबले में ज्यादा पे किए वही तो तुम्हारे और टैक्स के बीच का डिफरेंस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1,20,000, 1,20,000 बोल रहा हूं, एक टैक्स वाला बोलेगा हम तुम्हें और अलाउ करता है,
ऐसा ही है। और जब उसने जैसे ही मुझे अलाउ किया तो उसने क्या किया, मुझसे इसके ऊपर टैक्स चार्ज उसने सेविंग दे दी ना, जबकि मैं कह रहा हूं कि भाई ये सेविंग मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से तुमने किसी इनकम को कम किया जिस पर टैक्स लगना चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्या बुक कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। पहले बताओ ये बात क्लियर है, पक्का? चलें जी, ये बात रिवाइज हो गई। चलें जी, ये तो मैंने अक्रूवल और प्री पेमेंट के कॉन्सेप्ट बता दिए जो उसने टेस्ट किए हैं आज से रीसेंट अटेम्प्ट्स में, यानी 1-2 अटेम्प्ट पहले, और लास्ट अटेम्प्ट से भी लास्ट अटेम्प्ट में भी एक आया हुआ है ऐसा। सही है जी, आगे। इसके बाद सर हमने ये कहा कि मेरे पास डिविडेंड इनकम रिसीवेबल है, सही है जी, वो है कोई 200 की। मुझे एक बात बताओ, ये 200 की अगर मैं कहूं कि मेरे पास इसी साल की इनकम है और रिसीवेबल है, तो आइडियली मेरी इनकम में होगी, नीचे लिख के देगा टैक्स अथॉरिटीज अलाउ बोल रहा हूं, हाँ भाई, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करते हैं टैक्सेशन, यानी चार्ज करते हैं टैक्सेशन, सॉरी किस बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे। पहले तो मुझे बताओ, जब तुम फॉर द ईयर का पीएनएल बना रहे होगे तो क्या उसके अंदर ये 200 होगा, होना चाहिए टैक्स वाले के हिसाब से, टैक्स वाले के हिसाब से क्या करना है, अच्छा हटा के क्या बुक करूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब इसकी दो शाखें बनाते हैं, अब इसमें ट्विस्ट, डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए, सही है, नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम्प्ट है, अगले साल ये एग्जाम्प्ट है, अब क्या करूं, तो माइनस नहीं करूं, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाऊंगा। चलें जी, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाऊंगा, ये मुझे बात समझ आ गई, मैंने माइनस कर दिया क्योंकि टैक्स तो मांग ही नहीं रहा वो। अच्छा, मैं कह रहा हूं अपने आप से दूसरा सवाल ये पूछो कि क्या आगे जाके कभी इस पे टैक्स देना है, तो ना आज देना है, कोई डेफर्ड टैक्स बुक, कौन सा डिफरेंस, वेरी गुड, परमानेंट डिफरेंस। मैंने कहा ये नेक्स्ट ईयर 20% पे टैक्स होगा, डेफर्ड टैक्स बुक करूं नॉर्मल इनकम रेट पे 20% पे, क्योंकि तुम्हें एडवांस में पता है, क्योंकि तुम्हें एडवांस में पता है। अच्छा जी, बाकी सारी इनकम अपने रेट पे होंगी, ये अपने रेट पे होगा, रिड्यूस रेट पे, ऐसा ही है जी। और रिकॉर्ड में जो परमानेंट डिफरेंस आएगा वो 10% का आएगा, अगर तो जो एनुअल टैक्स रेट है वो कितना है, 30%। बात क्लियर है? अली कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? टैक्स वाले के हिसाब से एग्जाम तो टैक्स किसके हिसाब से पे करते हैं, सही है, वही है ना। अच्छा भाई, ये तो डिविडेंड इनकम की बात हो गई, प्लीज सुनिएगा इधर। अब्दुल बासित कह रहे हैं सर डेफर्ड एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो बेटा ये क्या मतलब, आलू छोले बेच रहा हूँ, ये क्या है भाई, क्या नशा वशा किया है क्या, ये क्या करा रहा हूँ, अभी तो बातें कर रहा हूँ इनसे कि इनकम एक्सपेंस किस पे बुक होगा, ये सारी चीजें पूरा तो रिवाइज करा रहा हूँ मेरी जान। ऐसा नहीं कर यार अब्दुल बासित जानी, ये तो हर्ट कर दिया तूने, ये यही तो कर रहा हूँ शुरू से। चले भाई आगे चले मेरी जान, यही तो हो रहा है। ओके, आगे प्लीज सुनिएगा जल्दी से, जानी फोकस। अच्छा भाई, ये तो डिविडेंड रिसीव हो गया, उसने कहा कि भाई आपके पास कैपिटल गेन है फ्रॉम कैपिटल गेन है आपके पास फॉरेन सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे, यानी आपने बाहर ममालिक में कोई शेयर्स खरीदे होंगे और आपने वहां पे बेच दिए। सर यहां तक आप बात बोलेंगे तो आगे तो बताएं ना, तो हम डिसाइड करेंगे ना टैक्स देंगे या नहीं देंगे। अच्छा भाई, हमने कहा कि भाई फॉरेन में
हमने बाहर ममालिक में टैक्स पे कर दिया है, तो तुम्हारे टैक्स एक्सपेंस में तो आएगा ना वो फॉर द ईयर में जो बाहर पे किया है। नहीं आई बात समझ? अलग से ऐड करेंगे ना, वो तो मुझे पता है। अच्छा, फिर वो कह ये रहा है कि फॉरेन टैक्स जो आपने बाहर पे किया, अगर बाहर पे कर दिया है, एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी इनकम में तो होगा, तुम्हारी इनकम में तो होगा ना? क्या रहने दूं, माइनस कर दूं? अच्छा माइनस करूं अगर, तो अच्छा एक चीज पहले तो एक चीज क्लियर करते हैं ना ताकि समझ आए। फॉरेन में जो पे किया है मैंने, इनकम तो मेरे पास पूरी आई होगी ना, टैक्स तो अलग से लगा होगा, तो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ग्रॉस होगा, मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रॉस होगा। अच्छा, जब मैं टैक्सेबल इनकम निकाल रहा हूँ तो उसको इसलिए नहीं कि वो एग्जेम्प्ट है, वो वाले टैक्स निकालने के लिए जो कि बाहर पे हुआ है, हो सकता है उस पर रेट अलग हो, ऐसा ही है ना? तो हमें क्या करना है, उसको भी वही औकात देनी है, वही ट्रीटमेंट देनी है जो हमने बाकी डिविडेंड को दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर पाकिस्तान में टैक्स बुक नहीं होगा। तो तुम एक कंपनी बन के सोचो, सुनो, तुम ये नहीं सोचो कि तुम पाकिस्तान में ऑपरेट करो, तुम एक कंपनी बन के सोचो कि कंपनी का टैक्स एक्सपेंस नहीं था, यहाँ था, बाहर था, पे तो किया ना। यानी भाई अगर मैंने 100 रुपए का कैपिटल गेन कमाया तो उस पर अगर 10% भी दिया है तो मेरी जेब में कितने आएंगे? तो ऊपर 100 की इनकम होगी, नीचे टैक्स में कितना होगा? 10, तब जाके वो कितना बनेगा? 90। पर वो जो टैक्स निकाल रहे होगे वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन का निकाल रहे होगे, वो करंट टैक्स में तो आएगा, पर मैं कह रहा हूँ उसके अलावा एडिशनली पाकिस्तान वाला नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। पहले तो बात क्लियर है ये वाली, करंट टैक्स में आएगा ना, करंट टैक्स में आएगा ना, बिल्कुल आएगा। सही है। अच्छा व्हाट इफ वो ये कह दे कि पाकिस्तान, देखो ऐसा सवाल बन सकता है ना, तो तुम सोचने पे वो हो जाओ ना कि भाई कायल हो जाओ कि भाई कैसे करेंगे इसको। भाई वो तुम्हें ये कह दे कि फॉर एग्जांपल हमने जो बाहर से फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है, फॉरेन सोर्स इनकम पे मैंने एक टैक्स दे दिया 10% का बाहर, पाकिस्तान में वो कह रहा है कि भाई 25% चार्ज करना है हमें कैपिटल गेन पे, तो जो आपने बाहर दे दिया उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी 15% आपने पे करना है। तो अब नीचे और कितना बुक करोगे? 10 बाहर वाला बुक करोगे, 15 पाकिस्तान वाले, यानी यानी केस 25% बुक करोगे। बात क्लियर है? पक्की बात है, क्योंकि वो डबल टैक्सेशन चार्ज नहीं कर रहा, वो ट्रीटीज होती है ना हमारी। जी, टोटल इनकम पे बेटा, वो बोलता है टोटल इनकम पे मैं 100 रुपए की इनकम कमाई है तो 25% चार्ज करूंगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ दैट टैक्स दैट यू हैव पेड इन फॉरेन जुरिसडिक्शन। यानी 25 रुपए निकालोगे उसमें से 10 का क्या क्लेम कर लोगे? टैक्स क्रेडिट, बाकी 15 दे दोगे। क्लियर है? सही हो गया जी। अच्छा भाई, अब ये सारी चीजें करने के बाद आखिरी कुछ चीजें रह गई हैं। लॉसेस का कॉन्सेप्ट तो याद होगा, मुंह नहीं बना है, याद होना चाहिए। हाँ, है या नहीं है इधर? अच्छा भाई, आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी पहले साल लॉस आता है तो परमानेंट डिफरेंस आता है। यार ऐसे तो मुंह बना रहे हो तुम लोग यार, अभी पेपर होने वाला है यार। भाई जब भी आप लॉसेस में होते हो तो आपको मैंने बताया था कि भाई नीचे नेगेटिव तो होगा, पर तुम उसको मैक्सिमम डिडक्शन उतनी क्लेम करोगे ना जितनी तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास प्रॉफिटेबिलिटी है, ऐसा ही है ना? भाई लेट से मैं एक्सपेंसेस करता हुआ आता, ये तो मैंने पूरी क्लास है इसके ऊपर अलग भाई लॉसेस की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल माइनस कर रहे होते हो तो मैक्सिमम माइनस करने के लिए इनकम को क्या कर दोगे? जीरो, ऐसा ही है। तो बाकी आपके पास जो लॉस बच जाता है येट टू क्लेम, उसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लेते हो, और डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए बुक करते हो क्योंकि आगे जाके आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, ऐसा ही है ना? और अगले साल इनकम आती तो पहले उसको सेट ऑफ करते हो, फिर बकाया पे टैक्स बुक होता है और आगे कहानी चलती है। ये बात याद आ रही है ना? सही है जी, ओके। ये बात, अच्छा सर हम फॉरेन टैक्स करंट टैक्स में ऐड करेंगे अगर पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट हो तो? जानी वो तो करना ही है ना भाई, करंट टैक्स तुमने दिया नहीं है क्या? चाहे फॉरेन में दो या यहाँ दो भाई, करंट टैक्स का तो पार्ट बनेगा ना तला। चलें जी, ये हो गया। और एक आखिरी चीज, चेंज इन टैक्स रेट की वजह से क्या आपके पास, खाली ये बता दो
कोई परमानेंट डिफरेंस आता है? आता है, क्योंकि आप ओपनिंग 35% होता है, आपको आना होता है 30 पे, तो 5% का रिवर्सल आता है। अब ये ऐसी इनकम होती है जो पीएनएल में शामिल, नीचे डेफर्ड टैक्स में शामिल होती है, तो दिस विल क्रिएट अ परमानेंट डिफरेंस। सही जी। अब इन सारी चीजों को दिमाग में रख के, मतलब ये बेसिकली वो चीजें हैं जो पास पेपर में मुश्किल तरीन आई हैं, और वो मुश्किल तब लगती है जब किया हुआ नहीं हो। और एक आखिरी चीज मुझे याद आ रहा है, वो एक कौन सा था, कमीशन वाला अकाउंट था, पता नहीं कौन सा था, प्रोविजन सेल्स पे जो लगता है रिसीवेबल का। हाँ, वो एक सवाल था, मुझे याद आ रहा है, उसमें बच्चों की दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। उसमें से एक ही ट्रिक थी, बताता हूँ क्या है। उसमें कहा यह था कि जो पैसे रिसीव हुए हैं, 1 साल की वारंटी थी, मुझे याद आ रहा है, 1 साल की वारंटी थी ना। 1 साल की वारंटी में से उसने ये कहा था कि भाई पिछले साल के इतने पैसे हैं, तो जो बाकी नहीं आए तो वो तो अब हमारी इनकम बन गई। याद आ रहा नहीं आ रहा? सही है ना? तो नहीं नहीं सुनो, उसमें अलग था, ओपनिंग प्रोविजन बनाया हुआ था मैंने, ओपनिंग प्रोविजन किसका, वारंटी का। और प्रोविजन दिया हुआ भी नहीं था, तुमने जो एसेट था उसको ग्रॉस अप किया था, तुमने प्रोविजन निकाल लिया था। तुमने ये देखा सवाल में कि उसने कहा कि भाई हमने इस साल इतनी पेमेंट्स की हैं, उसमें से कुछ पेमेंट लास्ट ईयर की हैं, तो जो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का प्रोविजन 30 था, हमने पेमेंट की उसमें से 18 की, तो बाकी बाकी हमारी क्या हो गई, इनकम। तो वो हमने इनकम में डाल दिया, तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस निकाला था। ये बात याद रखिएगा, ये हमने किया हुआ है। सही है जी। तो बस वो चीज रिवाइज करवानी है जो मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट्स है। अब सवाल तुम्हारे ग्रुप पे आ चुका है, उसको शुरू करो, मैं यहाँ पे उसको पेज भी कर रहा हूँ जल्दी से। वो अभी कराता हूँ ना इसमें। हाँ हाँ, क्या समझा दूँ? अभी तो बताया इसमें, अभी सवाल में करा रहा हूँ ना, सवाल में है जानी, तो मैं सवाल में अभी करा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, तेरे को बता रहा हूँ ना, अभी करते हैं इसमें, कसम खा रहा हूँ, करा रहा हूँ। अलग से वीडियो भी बना दूंगा यार तेरे लिए, तू टेंशन क्यों ले रहा है। आज एक ही सवाल होगा बेटा, एक सवाल तो करके दिखाओ। वो भी कहते हैं तला, पहले ये छोटा सा सवाल है, पर यू कैन कॉल इट बेंचमार्क क्वेश्चन। आ जानी फॉर्मेट नहीं, देखो 2 सालों की वर्किंग है तो पहले पिछले साल से शुरू करोगे। वर्किंग अलग दिखानी है, वो तो फाइनल आंसर है ना, पहले वर्किंग पीछे कर लो अपनी। किसने? तो मैंने भी तो ऐसे ही किया है। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स होता है और नीचे रिकंसिलिएशन की मूवमेंट होती है, और क्या होता है? तो और कैसे निकालूं? ऐड लेस करने का तरीका है, दो अलग तरीके हैं ना। ऐड लेस करूं और फिर पहुंचूं, या अलग से करूं, फॉर्मेट क्या होता है, मतलब फॉर्मेट यही तो है। पेपर के हिसाब से तो कह रहा हूँ, सोल्यूशन उठा के देखना है कैप के, वहां से पता लग जाएगा तेरे को। 19 और 20 की दोनों की अकाउंटिंग करनी है। हाँ, कस्टमाइज बैच में नहीं आया, भेजा यार। ओके जी, 1 मिनट रुकिएगा यार, ये भेजा है मैंने कस्टमाइज बैच में। दो बैच है ना ये कस्टमाइज बैच के।
दोनों पे भेज दिया जानी। इसमें होगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है दानियाल। इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप पहले 2019 से शुरुआत करें और उसके पीएनएल अप्रोच से करंट टैक्स निकाल लें। तो मैं तुम्हारी जगह होता पहले यही करता मैं कि भाई सबसे पहले मैंने करना ये है कि 2019 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना और उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, करंट टैक्स निकाल लेना है और करंट टैक्स के बाद फिर उसी साल की किसकी वर्किंग करूं, डेफर्ड टैक्स की। आप अकॉर्डिंगली आपकी सवाल वो खुद ही होता जाएगा। और फिर सुनिएगा, इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस भी निकालना है। तो फिर दूसरा मेरा स्टेज ये होगा कि मैं 2019 के क्लोजिंग का क्या निकाल लूं, डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी। देखो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 19 की वर्किंग कर रहा हूं अगर मैं, तो 19 में पीबीटी उठाया और पीबीटी में एडजस्टमेंट की करंट टैक्स आ गया, डेफर्ड टैक्स आ गया, पर वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर होगा। वो क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, आपने उसको साइड में रख के आपने क्लोजिंग 2019 का डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस निकालना है, जो कि अगले साल के लिए ओपनिंग बनेगा बैलेंस शीट। यानी जब आप बैलेंस शीट करेंगे तो आप पीएनएल को इग्नोर कर देंगे। सही है जी। तो सारे आप एजेड के बैलेंसेस लेंगे, वो एजेड के बैलेंसेस होंगे 31 दिसंबर 2019 के। अब करें सवाल को। अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है तुम्हारे पास, वो आ रहा है जी, नहीं, 991661 यही है। गुड यार, 991661 आ रहा है पीपी का। और टैक्स का तो सिंपल है यार, वो आ रहा है आपके पास 865760 2020 का। बेहतरीन जी। जी एग्रीमेंट चार्जेस टैक्स वाला अलाउ करेगा। दो हजार बीस का टैक्स डेप्रिसिएशन
टैक्स की कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट आ रही है टैक्स में 191520, लीज की एडजस्टमेंट 292405, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ 191520, और अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट आ रही है 225138। नहीं, बुक वैल्यू पूरा। हाँ भाई, मजे का है ना सवाल, सब है इसमें, मतलब एक बेंचमार्क है रिवाइज करने के लिए। कंसोल का सवाल कल कराया था, वो आसान था ना, पर्सनल कॉन्सेप्ट खुल गया ना उसमें, कॉन्सेप्ट भी खुले। पर एटलीस्ट अब ऐसा अगर आता है एग्जाम में तो तुम्हें आता होगा, मतलब एटलीस्ट सोचने का पैटर्न पता होगा। क्या हुआ? हाँ, एसोसिएट की अकाउंटिंग है पूरी। हाँ, अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट डिस्पोजल वाले की वो आ रही है भाई, अकाउंटिंग के 225138। हाँ, यार पहले ये सब बता दो, सबने ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकाली 2018 की आखिर की? पीपी की कैरिंग अमाउंट तो उसने 6.8 मिलियन दी हुई है, और हमने टैक्स बेस निकाली है 5.6 मिलियन, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, फिर 2019 की हमने टैक्स बेस निकाली है 44800000। 2019 की टैक्स बेस, हाँ, 448060, क्योंकि देखो लॉजिकल सी बात है, उसने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दी हुई है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को मैंने ग्रॉस अप किया तो मुझे डिफरेंस मिल गया, और ये डिफरेंस ये बता रहा है कि इतने से ही मेरी टैक्स बेस क्या होगी, कम होगी, तो हमने माइनस करके टैक्स बेस निकाल ली। 2020 के आखिर की टैक्स बेस बिलाल बता रहे हैं 34222720, बिल्कुल परफेक्ट है ये, 2020 के आखिर की टैक्स बेस, वो आपको निकालनी पड़ेगी प्लस माइनस करके डेप्रिसिएशन डिस्पोजल डाल के, क्योंकि आपको बैलेंस शीट भी तो बनानी है, उसकी बैलेंस शीट अप्रोच से क्लोजिंग भी तो निकालना है। ये सवाल तुम्हारे लिए बेसिकली अगर एग्जाम से पहले भी करो ना, मतलब एग्जाम से ऐसे नहीं एक दिन पहले करो भूल जाओ तो सारी चीजें, रोज एक बार हाथ घुमा लेना इस पे। ओके जी, नहीं कर रहा जी, मजा में खराब। हाँ, प्लीज क्या और सवाल भेज दूंगा अभी, ये भी तो कर रहा हूँ ना यार, वो भी भेजता हूँ। अब मैं तुम्हें IFRS 9 की और 8 की और IFRIC की वो जो समरी वीडियो है ना, वो दे दूंगा रिवीजन के लिए, ताकि वो तुम देख लेना। हाँ, वीडियो में सही हो गया ना, वो सही कहा लिया मैंने, उसमें हल्की सी लैगिंग थी यार एक दो जगह पे। नहीं नहीं, तो आवाज तो आ रही थी ना। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसने 2019 किया हो अभी कंप्लीट? कोई भी नहीं है ऐसा? कैरिंग अमाउंट जो दी हुई है ना नशे के ऊपर, 2019 की, ये दी हुई कैरिंग अमाउंट जो दी हुई अली, उसका क्या करूंगा?
भाई जितना तुम लोग टाइम ले रहे हो ना एग्जाम में, इतना नहीं होता है ये। भाई एग्जाम में तुम्हें हर सवाल भी तो ऐसा लगेगा, वो प्रेशर अलग है। यहाँ पे वो प्रेशर डालने के लिए सवाल और मुश्किल कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, ये सवाल तुम्हें लग रहा है मुश्किल, क्योंकि मैंने इसमें डेटा ऐसा स्कैटर्ड किया है जैसे एग्जाम में होता है। एसीसी का पेपर कैसा होता है पता है? सीधा सीधा, उसमें कॉन्सेप्ट सारे होते हैं पर वो तमीज से इंफॉर्मेशन रखता है। हमारा वाला बोलता है एक चौरंगी यहाँ पे तो दूसरा दूसरी गली में मिलेगा। वो याद रखो कि भाई कहाँ से कौन सी चीज आ रही है, तो ये वही तो किया है मैंने बस। ये अलार्मिंग बात है कि तुम इतना टाइम ले रहे हो। भाई आपने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के साथ डेफर्ड टैक्स किया हुआ होगा तो आपको ये बात पता होगी कि इसकी डेफर्ड टैक्सेशन दो तरीके से होती है। आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड खाएंगे इससे या आपकी इंटेंशन इसको बेचना है। तो जब इसको बेचोगे तो तब कैपिटल गेन लगेगा ना। तो फिर टैक्सेशन किस रेट पे करोगे, डिविडेंड के या कैपिटल गेन वाले? या फिर वही गलत बात मैं कह रहा हूँ कि भाई डिविडेंड एक अलग चीज है ना। जो अनरियलाइज है वो तो नहीं मानता ना टैक्स वाला। मैं कह रहा हूँ उसके लिए क्या करोगे, उसकी डेफर टैक्सेशन तो करोगे ना। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के साथ नहीं किया तूने डेफर टैक्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मेरी रिकॉर्डिंग में। अगर मैंने दिखा हो ही नहीं सकता इन्वेस्टमेंट एसोसिएट ना हो, नहीं है भाई। कैसी बेकार बात कर रहा है यार। हो ही नहीं सकता कि मैं मिस कर दूं टॉपिक। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट तुम कह रहे हो मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं है। देख बेटा वापस देख। मेरी रिकॉर्डिंग में है यार जानी, वो देख के बताइए कौन से लेक्चर में आखिर में होगा। वो है ना उसमें। अब भाई है मोबाइल भाई, वो खोलियो यार पोर्टल। इल्जाम लगा रहा तू मेरे पे। तूने वो मिस कर दिया होगा नशे ही। ऐसा हो नहीं सकता नहीं करा। मैं आज टीचिंग क्विट कर दूंगा अगर मेरे लेक्चर्स में नहीं हुआ। बस एक बात बता रहा हूँ तेरे को, है उसमें एक एक लाइन कवर की है मैंने उसकी। पवन है ना, जिसमें लॉसेस भी कराया है मैंने। डेफिनेट एसोसिएट भी कराया है। है मेरी जान। पूछ ले। अबे मुझसे पढ़ा है उसने, पूरी रिकॉर्डिंग ली है। और उसके आगे पीछे ही है, लाजमी है। तू बंगी वहीं तक थक गया हो, तूने बंद कर दिया होगा लेक्चर। प्लीज। यानी ये तुमसे अगले
15 मिनट में भी नहीं होता ये सवाल, नहीं होता ना। अभी एक काम सिर्फ ये करो, सुनो जल्दी से, पैनिक क्रिएट करने के बजाय जाओ घर पे या लाइब्रेरी में, मुंह पे पानी मारो और कोशिश करो सवाल को करने की तमीज से। ये पेज फाड़ के साइड में फेंक देना, टाइमर के साथ करना। अगर टाइमर के साथ ये सवाल नहीं होता ना तो फिर बहुत ही रिस्क है पेपर फेल होने का। मैं तुम्हें बीइंग उस्ताद बता रहा हूँ आज। तुम लोगों ने टेंशन दे दी है मुझे। मैं देखो तुम्हें यहाँ पे पास मैं कितना रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब मैंने कंसोल भी तुम्हें पूरी रिवीजन वीडियो दे दी, मैं भी इवन लीस्ट तुम्हें दे दिया। मैं आज IFRS 9 IFRIC ये सारे जो छोटे से स्टैंडर्ड है वो भी निकाल दूंगा। मेरे पार्ट पे तो मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस हालत से ये लग रहा है कि तुम लोगों ने सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं की है। और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ कितने लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है सवालों की? नहीं है कोई भी, कोई भी नहीं है। ये तुम तैयार हो पेपर के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जनरल की प्रैक्टिस की है, बस जो जनरल में आ रहा है या वर्कबुक में आ रहा है वो वही सवाल देख लिए कैलकुलेटर पे। ये किया है ना, मुझे पता है ना। मैं तुम्हें पहले दिन पे कहा था जब क्लासेस खत्म हुई थी, क्लासेस FAR 2 की कब खत्म हुई है? 1 महीना 45 दिन पहले। ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री का कि 1 महीना 45 दिन पहले, यानी 1 महीना 45 नहीं कहूंगा, 1 महीना 25 दिन पहले, सॉरी, 1 महीना 25 दिन पहले पेपर से तुम्हारी क्लासेस खत्म हुई हैं। उसके बाद ये हाल है, लोगों का कोर्स चल रहा है। अबे तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या कर लेना चाहिए प्रैक्टिस में। तुम मुझसे सवाल तो ऐसे मांगते हो जैसे तुमने बाकी सब कर लिया है। मैं दे तो दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से निकल के तुम्हारे लिए रिकॉर्ड, तुमने देखा होगा उस दिन रिकॉर्डिंग कितने बजे दी है तुमने? 1 बजे। 10 बजे तो मैं ऑफिस से आया था, लैपटॉप खराब हो गया था, 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग काट के एडिट करके यार कमिटमेंट थी। मैं अपनी कमिटमेंट में पूरा हूं, तो तुम्हारी कमिटमेंट कहाँ है भाई? ये तो इस बार सर अहमद का साथ था कि और जल्दी खत्म हो गया, वरना तो मैं सिंगल हैंडेडली मॉनिटर करता हूँ उसको। मैं मुझे तो पता था ना कि भाई जब दो स्प्लिट हो गए तो बच्चा पे अपने हिसाब से भी देख रहा होगा चीजें। मैं सिंगल हैंडेडली देखता तो मैं तो मतलब बता देता तुम लोगों को, मैं तो मतलब पहुंच जाता घर तक कि भाई क्या कर रही है, भाई क्यों नहीं कर रहा। तो अब भाई ये देखो, ये क्लास यहाँ बंद कर रहा हूँ मैं, जाओ घर पे इसको टाइमर लगा के करना। ऐसे करने का फायदा नहीं है। ये तुम्हें अब टेंशन होनी चाहिए शुरू, क्योंकि अभी भी दिन है, कि भाई तुमने कॉन्सेप्ट क्या लिए हैं, तो तुम्हारी तैयारी क्या है। मैं ऐसे ही जनरल देख रहा था, मतलब 15 मिनट तक तो एक बच्चे ने लिखना ही शुरू नहीं किया था, वो सोच रहा था करूँ क्या। तो दिस इज वेरी रिस्की। जाओ घर पे या लाइब्रेरी में, अभी भी बोलता हूँ जितनी भी आउटिंग है, जितना भी मोबाइल यूजेज ना साइड में फेंक दो। कोई ऐसा बच्चा हो ना जो, या यहाँ पे कोई AITT का बंदा, उससे पूछना, मुझे कॉल्स आती थी, कोई 50-50 कॉल्स में उठाता ही नहीं था। क्यों? मैं मोबाइल साइड में पड़ा होता था ऑफिस में, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। मेरी खुद की मस्ती थी, मैंने 15 कंपनीज का ऑडिट लिया हुआ था अपने ऊपर, वो भी लिस्टेड कंपनीज का, मैंने निकाल के दिया, सिंगल हैंडेडली कॉस्ट सेव करके दी फर्म को, तभी मेरा प्रमोशन होता ना। 4 महीने तो हुआ मुझे EY में, मैं प्रमोशन पे जा रहा हूँ। तो भाई तुम्हें ये बताने के लिए नहीं कि मैं कोई चीज हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम मुझसे ज्यादा केपेबल हो, पर तुमको एनर्जी नहीं है, तुम्हारी कहाँ चली गई? कुछ कर ही नहीं रहे तुम अपनी जिंदगी में कि तुम्हें वो पाने के लिए। मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ अपनी कहानी कि जो मैंने किया, सर अहमद ने जो अचीव किया। बाकी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो भाई अपनी जिंदगी में। टाइम है भी तुम्हारे पास, 18 दिन है, लग के प्रैक्टिस करो। मोबाइल साइड में, घर वालों को बोलो भाई अगर मोहब्बत करते हो मेरे से बात नहीं करना आज के बाद, खत्म कहानी। मैं आज भी अपने घर का काम नहीं करता, पर एक बात है, जब मैं अभी स्टेबल हो गया हूँ तो मैं घर वालों को घुमाने जाता हूँ, वो भी वंस अ वीक। बाकी उनको पता है उनकी जिम्मेदारी अपनी है, घर का जो सौदा सामान लाना है वो सब उनकी जिम्मेदारी है, मैं उसकी फटीक में नहीं जाता, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कमा के देना। क्योंकि मुझे अपने अपने प्रोफेशन से मुझे इतना पैशन है कि मैं पागल हूँ उसके पीछे। तो तुम्हें तो भाई के पीछे पागल होना चाहिए यार। तुम्हें कौन सा कमा के देना घर पे? कौन ऐसा बच्चा है जिसके घर में कोई मसले चल रहे हैं? यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि सारे वेल ऑफ हो यार, माशाल्लाह। किसको देने घर पे पैसे? जाओ जल्दी, दस्ती तैयारी करो, इसको मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, सही है जी? ये तुम्हें करना है 45 मिनट में, चलो 50 मिनट में कर लो, पर करना है, सही है जी? 50 मिनट लिख लो अपने पास, 50 मिनट में करना है, सही है जी? दोनों यार आराम से होगा, पास पेपर में ऐसा आया है ना, नहीं आया तो